हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। एरोमेटिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने पढ़ लिया था एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और क्या क्या शर्तें होती है, क्या कंडीशन होते हैं किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ और चीजें और उसके बाद देखेंगे एक वर्ड एंटी एरोमेटिसिटी क्या होता है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने कहा था कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो सकता है, कोई एरोमेटिक नहीं हो सकता है, लेकिन जो एरोमेटिक नहीं है उसको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। एंटी एरोमेटिक एक अलग वर्ड है। जैसे एरोमेटिक एक अलग वर्ड है, उसी तरह से एंटी एरोमेटिक एक अलग वर्ड है। ठीक है, कोई कंपाउंड यदि एरोमेटिक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एंटी एरोमेटिक हो, उसको हम सिंपली नॉन एरोमेटिक कह रहे थे। तो वही समझेंगे कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है और क्यों एरोमेटिसिटी से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी गेन हो जाता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इन सारी चीजों को आज के क्लास में समझने वाले हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, बेंजीन बनाया हुआ है और इस रिएक्शन से ये दिखाया जा रहा है कि बेंजीन पे यदि कोई भी ऐसा रिएक्शन हो और प्रोडक्ट कैसा बने, नॉट एरोमेटिक, तो वो रिएक्शन फेवर नहीं होगा। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बना दे, उसकी एरोमेटिसिटी को खत्म करे, वो रिएक्शन फेवर नहीं किया जाएगा। क्योंकि नेचर में जो भी रिएक्शन होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और हम ये जान चुके हैं अभी तक कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसा कोई भी एफर्ट, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो उसकी एरोमेटिसिटी के साथ छेड़खानी करेगा, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और इसके उल्टा, यदि कोई मॉलिक्यूल है जो अभी नॉन एरोमेटिक है लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन जो उसको एरोमेटिक बना दे, वो रिएक्शन हाईली फेवर्ड होगा, बहुत रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट होगा और वो रिएक्शन तेजी से होगा। क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनने जा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो वैसे रिएक्शन जिसमें नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में बदलेंगे, वो रिएक्शन फेवर किए जाएंगे। और वैसे सारे जुगाड़ या सारे रिएक्शन जो किसी एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बना दे, वो सारे बैन रहेंगे, वो रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी कहा हमने, वही देखते हैं रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी। कुछ वैसे रिएक्शन जिससे एरोमेटिसिटी जनरेट होता है। जैसे एक कंपाउंड लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपिनोन। क्या कंपाउंड है ये? साइक्लोप्रोपिनोन। ये है कीटोन जिसके लिए वर्ड आया है ओन, और ये क्या है? प्रोपीन, और वो भी कैसा? साइक्लो। तो दोनों को मिला देंगे तो साइक्लोप्रोपीन होता, लेकिन चूंकि कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है तो साइक्लोप्रोपिनॉन। ये अभी एरोमेटिक नहीं है। कैसे एरोमेटिक होता, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और साइक्लिक रेजोनेंस अभी नहीं हो रहा है। रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो अभी ये क्या है? एरोमेटिक नहीं है। लेकिन जब इसका रिएक्शन हम HClO4 से कराते हैं, ये क्या देगा? एसिड है। यहां से क्या मिलेगा? H+। कोई भी एसिड रहता है उससे क्या मिलता है हमको? H+। अब देखना होगा कि ये H+ ये किस में ब्रेक हो जाएगा? H+ में और ClO4- में। ठीक है, H+ कहां पे जाएगा? तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। H+ बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन बोलेगा आओ मेरे पास है, मैं देता हूं। ये H+ को अपने पास बुला लेगा। तो जब भी H+ होगा, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो मॉलिक्यूल में, उस पे जाके क्या होता है? बैठ जाता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्सेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है। तो यहां पर देखो रिएक्शन कैसे होगा। ये तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H आ गया। चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया, तो H+ तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस घातक है, ये क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खोल लेगा। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसको अपनी ओर खोल लेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा, ये देखते हैं। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जब इधर खुलेगा, यहाँ पर प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, लेकिन ऑक्सीजन पे पहले से प्लस था, वो न्यूट्रल हो गया। कार्बन पे प्लस आ गया और ये बन गया OH। अब देखिए गौर से, ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक बन गया। ये क्या बन गया? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकैटायन कहने का मतलब होता है कार्बन पे प्लस चार्ज, तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। और ये जो कार्बोकैटायन है ये साइक्लिक कार्बोकैटायन है और ये एरोमेटिक है, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है। तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, ये प्लेनर भी है और साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है ना।
और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, यहीं पे आके रहेगा। अगर हम इसका लिखना चाहे रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये प्लस यहाँ भी रहेगा, यहाँ पूरे रिंग में डिलोकलाइज हो जाता है, हमको पता है। ऐसे लिखते हैं इसको, ये ऐसे लिखते हैं। ये हो गया प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, और इसी, अब ये पूरा कटायन हो गया, इसके साथ ये एनायन रहेगा, तो ये इंटू ClO4 माइनस। ठीक है, इस बड़ी ब्रैकेट जनरली यूज नहीं करते हैं, नहीं तो आप इसको क्या समझ लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जनरल दिखाया गया है कि ये कटायनिक पार्ट है और ये अनायनिक पार्ट है। तो ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, यहां से सिंपल कंपाउंड से चले थे और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि कटायन और अनायन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लैटिस एनर्जी से, है ना। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और ये सॉल्ट हमारा कैसा है, एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा, क्यों, क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हमने क्या बना दिया, एरोमेटिक बना दिया। कुछ रिएक्शन और लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक कंपाउंड है, ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि अभी इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन तो है रिंग में, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। लेकिन जब इसका रिएक्शन हम AgClO4 से कराते हैं, AgClO4, अब देखिए Ag पे क्या है प्लस, ClO4 पे क्या होगा माइनस, ये कैटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट। ये Ag प्लस क्या करेगा, इस Cl को लेकर गायब हो जाएगा, इस Cl को लेकर उड़ जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और उसके साथ ClO4 आके जुड़ जाएगा। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से, देखो पूरा रिंग में प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो डीलोकलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से, डायरेक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड लिख रहे हैं, वहां पे प्लस, और क्या हो जाएगा ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, और क्या निकल गया, AgCl निकल गया, प्लस AgCl, प्लस AgCl। अच्छा, मान लो कि AgClO4 के जगह पर हम NaClO4 यूज करते, तब क्या ये सेम कंपाउंड ऐसे बनता, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ClO4 माइनस, प्लस NaCl, यही निकलता ना, प्लस NaCl। ये रिएक्शन होता है, बहुत अच्छा खासा यील्ड मिलता है इस एरोमेटिक सॉल्ट का, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा खासा यील्ड इस एरोमेटिक सॉल्ट का नहीं मिलता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि NaCl जो है ये वाटर सॉल्युबल है, NaCl इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये फिर से ब्रेक कर जाएगा अपने Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस में और Cl माइनस में, और फिर से क्या करेगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कर देगा। तो ये इधर जाने के बदला फिर से किधर शिफ्ट होने लगेगा, इस साइड। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ इस एरोमेटिक सॉल्ट का अच्छा खासा यील्ड नहीं मिलता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट में NaCl है वो वाटर सॉल्युबल है, उसी सॉल्वेंट में रहेगा, फिर से सॉल्वेलाइज होगा, ये अपने आयन में टूटेगा, और फिर से इस रिएक्शन को वापस किस में ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन सिल्वर का जो सॉल्ट है, यहाँ AgCl है, सिल्वर का जो है, उसके साथ एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। ये प्रेसिपिटेट के रूप में क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, फिर से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, Ag हैलोजन खींचा, अपना प्रेसिपिटेट बनाया और नीचे जम गया, तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो आराम से यहाँ पे एरोमेटिक सॉल्ट का कंसंट्रेशन अच्छा खासा मिलेगा। इसलिए कहा भी जाता है, नीचे एक नोट में लिखा हुआ है, Ag प्लस हैज टेंडेंसी टू रिमूव हैलोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल। Ag प्लस का टेंडेंसी है कि हैलोजन को खींच ले, अगर Na प्लस वो काम करेगा तो फिर से वो वापस रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि NaCl भूल जाएगा, लेकिन Ag प्लस एक बार खींच लेगा हैलोजन को तो उसको गायब ही कर देगा। तो Ag प्लस क्या करता है, मॉलिक्यूल से हैलोजन को खींचता है, और हैलोजन को अगर खींचेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हैलोजन जब भी निकलेगा तो माइनस चार्ज के साथ, तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करने में Ag प्लस बहुत हेल्पफुल है, वही लिखा हुआ है, एंड हेंस Ag प्लस हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, अगला देखते हैं, सेम यही लिखा हुआ है, AgClO4 है या SbCl5 है, यहां से दोनों Cl हट जाएगा, दोनों Cl हटेगा तो क्या चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि Cl तो माइनस में आएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद इसके साथ क्या रहेगा, ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, एक क्या दो, दो, क्योंकि दो प्लस है तो दो माइनस चार्ज होना चाहिए, सॉल्ट बन गया एरोमेटिक सॉल्ट। NaH इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्राइड,
सोडियम हाइड्राइड। जब भी हाइड्राइड वर्ड है बच्चों, तो हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। जनरली हम H को किस रूप में देखते हैं? प्लस के रूप में। कहीं एसिड से आ रहा है, वो कैसा रहता है? प्लस। लेकिन जब भी आपको हाइड्राइड वर्ड यूज किया रहे, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, तब होगा। जैसे सोडियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, तो ये सब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा। उस केस में क्या होता है? ये माइनस के रूप में निकलता है। हाइड्राइड मतलब पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव पार्ट है Na प्लस, और निगेटिव पार्ट क्या है? H माइनस। यहाँ पे एक कंपाउंड है, अभी ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है, अभी ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये H माइनस कहां पे जाएगा? देखो यहां पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में खोल देगा। इस डायरेक्शन में खोलने से पाई बॉन्ड का फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा तो 2 2 4 और 2 6, कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो ये टर्मिनल कार्बन पे अटैक करता है और इस पाई बॉन्ड को दूसरी डायरेक्शन में खोल देता है। तो देखो इससे क्या मॉलिक्यूल बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ पे अटैक किया और इस पाई बॉन्ड को उधर खोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? इस कार्बन पे प्लस, और ये प्लस और ये H माइनस जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो इस कार्बन पे क्या रहा? माइनस। यहाँ पे क्या आ गया? CH3। यहाँ पे क्या आ गया? CH3। बात समझ में आई? ठीक है। और उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? Na प्लस। उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? Na प्लस। तो ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ बढ़ेगा, एरोमेटिक सॉल्ट की तरफ बढ़ेगा, वो रिएक्शन फेवर किए जाएंगे। अगला देखते हैं। वही चीज है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है? HClO4। HClO4 क्या देगा? H प्लस। H प्लस। H प्लस कहां पे जाएगा? देखो H प्लस कहां पे जाएगा? ये ऐसे खोल देगा, और H प्लस कहां के बैठ जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। 2 4 6, और 6 और प्लस चार्ज के साथ साइक्लिक रेजोनेंस, आराम से रोमेटिक हो जाएगा। तो देखो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, और ये H प्लस यहाँ डोनेट कर देगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, और ये H प्लस मिलके क्या बना लेगा? CH3। कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ClO4 माइनस इसके साथ लगा रहेगा, क्योंकि सॉल्ट है, एक कैटायनिक पार्ट होगा तो एक एनायनिक पार्ट होगा। उसी तरह से देखो NaNH2 है, ये भी क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। और बेस क्या देता है? यहां पर मान लो NaNH2, तो यहां पर मिलेगा आपको H माइनस। H माइनस, ठीक है। H माइनस, यहां पर 2H। ऐसे भी मान सकते हैं, NaNH, Na प्लस और NH2 माइनस, ठीक है। NH2 माइनस, NH2 माइनस, ये है हमारा, क्योंकि दो अलग अलग है, एक सॉल्ट है, एक Na प्लस और एक NH2 माइनस। अब ये क्या करेगा? NaNH2 माइनस में से Na प्लस तो अलग रह गया, यहां से क्या निकला? NH2 माइनस। NH2 माइनस एक कैसा है? बेस। NH2 माइनस कैसा है? एक बेस। और बेस क्या काम करता है? H प्लस को लेके जाता है। बेस अगर किसी भी कंपाउंड पे अटैक करता है तो वहां से वो क्या चुरा लेता है? H प्लस, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, इसको चाहिए हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन को ले जाएगा, और किस फॉर्म में? प्लस के फॉर्म में। तो दोनों मिलकर क्या बना देगा? यूरिया। प्लस चार्ज कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, नहीं ये तो प्लस है, माइनस चार्ज कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि H प्लस के रूप में निकला है, तो रिंग में क्या आएगा? माइनस। देखिए इस तरह से होगा, रिंग में आ गया माइनस। और क्या इसके साथ जुड़ा रहेगा? Na प्लस प्लस, NH2 माइनस H प्लस को लेके चला गया तो क्या बना देगा? NH3। NH3 गैस बना देगा। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? हमारा एरोमेटिक सॉल्ट हो गया। बात समझ में आई? तो वैसे सारे रिएक्शन जिसमें एरोमेटिसिटी गेन होगा, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो जाएगा, वो सारे रिएक्शन फेवर किए जाएंगे और इजीली होंगे। और इसी के उल्टा अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड का हम एरोमेटिसिटी भंग करने की कोशिश करेंगे, वो रिएक्शन फेवर नहीं करेगा। अब देखते हैं बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटी एरोमेटिक।
बहुत बार मैंने बताया एंटी एरोमेटिक का मतलब ये नहीं होता है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एक अलग चीज है। इसका भी कुछ कंडीशन होता है, लिखा हुआ है ऑल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एंटी एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट 4n+2 रूल। मतलब जितने भी रूल एरोमेटिक होने के लिए थे सारे के सारे रूल एंटी एरोमेटिक होने के लिए होंगे, बस एक चीज नहीं होगा, वहां पे क्या था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी सब सेम ही रहेंगे, जैसे मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन 4n+2 की जगह पर अब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस है, ये कैसा है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अच्छा, इसको देखो तो 2 2 4, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है, गैप आ गया यहाँ पे, है ना, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ना ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n रूल को फॉलो कर रहा है और प्लस चार्ज है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, तो ये कैसा है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये देखिए 8 एनुलिन है, इसका नाम क्या है 8 एनुलिन, 8 एनुलिन। ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, 4n रूल को फॉलो करता है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एंटी एरोमेटिक, नॉट एंटी एरोमेटिक। सेम वैसा ही एक्सेप्शन एक है जो एरोमेटिक में था, एरोमेटिक में 10 एनुलिन 4n+2 रूल को फॉलो करते हुए भी क्या हो जा रहा था, वो एरोमेटिक नहीं था, क्योंकि वहां इनर हाइड्रोजन रिपल्सन के चलते वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जा रहा था। 8 एनुलिन के साथ भी कुछ वैसा ही है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए भी ये कंपाउंड नॉट एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन के कारण ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, इसलिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हुए भी ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं है। 2 एक्सेप्शन है एनुलिन सिस्टम में, उसको बस दिमाग में रखेंगे। 10 एनुलिन 4n+2 फॉलो करते हुए भी एरोमेटिक नहीं है, और 8 एनुलिन 4n इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हुए भी एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ना 8 एनुलिन प्लेनर है और ना ही 10 एनुलिन प्लेनर है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको देखते हैं, 2 4 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन लिखा हुआ है वही देखिए, पढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। 4 एनुलिन के बारे में आप क्या कहेंगे, 4 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है, 4 एनुलिन ये हो गया, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। दूसरा देखते हैं 8 एनुलिन, अभी हमने देखा 8 एनुलिन, हाँ ये 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, एंटिक एरोमेटिक होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना है, लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है इसलिए नॉट एंटी एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए 4n+2 चाहिए। 10 एलुनिन जो है वो एरोमेटिक का फॉलो करता है, जैसे 4n+2, तो 4 दूना 8 प्लस 2 10 एनुलिन हो गया, लेकिन ये भी मॉलिक्यूल इनर हाइड्रोजन एटम के रिपल्सन के चलते प्लेनर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाता है नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। तो हमारा ऑप्शन दोनों हो गया बी एंड सी, बी एंड सी, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है दोनों बी एंड सी। ना ही 8 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, ना 10 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है,
क्योंकि वो मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है दोनों में से, तो ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि दोनों की शर्तों में मॉलिक्यूल का प्लेनर होना अनिवार्य है। अगला देखते हैं, विच वन हैज मोर पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मोर पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। देखो ये है बेंजीन और ये क्या है, सिंपल ओलिफिन है। 3 पाई बॉन्ड वाला बेंजीन है, ये 3 पाई बॉन्ड वाला ओलिफिन है। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होता है, इसका मोर, इसका पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, रेजोनेंस के द्वारा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आखिर ये क्यों ऐसा होता है ये हम लोग देखेंगे, क्यों एरोमेटिक होने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी घट जाती है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये हम लोग अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। लेकिन अभी आपको पता है ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक है, तो पक्का इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगी, कम। तो ज्यादा किसका हुआ, जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। अब देखिए यहां पर नीचे कंपेयर करना है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, सिंपल ओलिफिन है। एंटी एरोमेटिसिटी जो होता है वो स्टेबिलिटी को घटा देता है, तो ये कम स्टेबल होगा, उससे बेहतर ये है, तो ये कम स्टेबल होगा तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये, तो अगर दो कंपाउंड में कंपेयर करना है और एक एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होगी। यदि दो कंपाउंड है, एक सिंपल है और एक एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होगा और उसकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होगी। वही लिखा हुआ है, देखिए एरोमेटिसिटी डिक्रीजेज पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। एरोमेटिसिटी क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है एंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, उसके कारण क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एंटी एरोमेटिसिटी में उल्टा होता है, एंटी एरोमेटिसिटी इंक्रीजेज पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बढ़ा देता है और स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ये किस रीजन से होता है, क्यों एरोमेटिक होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी घट जाती है और एंटी एरोमेटिक होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, इसको हम लोग समझ सकते हैं पाई ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम से। पाई ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, देखो जब भी पाई ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को तिरछा करके लिखेंगे, नीचे बॉटम पे एक ही कॉर्नर उसका टच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉर्नर है तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम काइट की तरह बना देंगे। देखो ये हो गया, दिख रहा है। चलिए यहाँ पे एक कॉर्नर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बना देंगे। देखो जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां ऑर्बिटल, एक यहाँ पे इस लेवल पे 2 कॉर्नर है, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, तो यहाँ 2 देंगे। फिर ऊपर वाले कॉर्नर पे एक ही है। ये सब ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब ऑर्बिटल की बढ़ती हुई एनर्जी है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तब हायर एनर्जी ऑर्बिट में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को भरना है, क्योंकि पाई ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो सबसे लोअर में कितना आएगा, 2 अपोजिट स्पिन में। उसके बाद ऊपर गए, ऊपर 2 है जिनकी एनर्जी सेम है और ऐसे को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड नियम के अनुसार कैसे भरा जाएगा, पहले सिंगली उसके बाद डबली। क्योंकि एनर्जी सेम है तो पहले आप उसमें क्या करो, सिंगली भरो और तब डबली। सिंगली में ही खत्म हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन खत्म। ये ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है 4 एनुलिन का। अब देखते हैं बेंजीन का बना के, ठीक है। तो बेंजीन देखो, बेंजीन तो ऐसे ही क्या है, उसका कॉर्नर एक जमीन पे है, एक ही कॉर्नर नीचे है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इसे। चलिए एक कॉर्नर यहाँ नीचे मतलब एक ऑर्बिटल, इस लेवल पे 2 ऑर्बिटल, फिर इस लेवल पे 2 ऑर्बिटल, फिर ऊपर एक। कितने ऑर्बिटल है और इसमें आपको क्या करना है, भरना है इलेक्ट्रॉन को। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें। पहले में 1 2, उसके बाद दूसरा में सिंगली भरेंगे, पहले 3 4, फिर पेयरिंग करेंगे तब ऊपर जाएंगे, 5 6 5 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा गया। अच्छा इसका देखते हैं, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसका एक कॉर्नर जमीन से टच होना चाहिए, तो ऐसे बना लेते हैं इसको। ये देखो यही कंपाउंड है ये, माइनस चार्ज। एनर्जी डायग्राम आप बना लो ऐसे,
इस कॉर्नर के सामने एक कॉर्नर है तो एक ऑर्बिटल, दो कॉर्नर है दो ऑर्बिटल, ऊपर भी दो कॉर्नर है दो ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4, नेगेटिव चार्ज को 2 काउंट करना है तो कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, कैसे करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डी जनरेट ऑर्बिटल, पहले सिंगली भरो फिर क्या कर दो डबली कर दो, 2 और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पाई ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बना लेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अभी हम समझते हैं, पहले सारे का डायग्राम बना लेते हैं। इसका बनाना है सपोज, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी कोना एक नीचे सटाएंगे, एक ही कोना सटना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, डबल बॉन्ड, एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करो। इस कॉर्नर पर एक पाई ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 है तो 2 पाई ऑर्बिटल, ऊपर भी 2 कॉर्नर है तो 2 पाई ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग करिए, 1 2 फिर सिंगली भरो, 3 एंड 4, गुड। अब आप देखो इनको, ये कैसा था, एंटी एरोमेटिक है ना, ये एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक। बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन तो पूरी दुनिया जानती है क्या है, एरोमेटिक। वह कैसा है, साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनाइन, ये भी क्या है एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, अगला हमने क्या देखा है, इसको देखो, ये कैसा है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये कैसा है एंटी एरोमेटिक। ठीक, देखिए जितने भी एरोमेटिक थे, यहाँ पे एरोमेटिक बेंजीन है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दिख रहा है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल नहीं बचा है। ये भी कैसा है, ये एनायन भी कैसा है एरोमेटिक है, तो इसके भी सारे पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कैसा था एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक है तो इसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। यहाँ भी पहला 4 एनुलिन कैसा था एंटी एरोमेटिक, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना हो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बचता है वो मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक बनाता है, और जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी होगी उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक जब मॉलिक्यूल हो जाता है, सबसे बदमाशी जो करता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कूदते फांदते रहता है, वो क्या करता है मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा देता है बहुत। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही मॉलिक्यूल की पाई ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। उसी तरह से एरोमेटिक हो जाने का मतलब क्या होता है कि पेयरिंग हो गया है, पेयरिंग हो गया है मतलब अब उसकी एनर्जी उतनी नहीं है जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी घट जाता है डायमैग्नेटिक होने के कारण, सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड होने के कारण, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतना कम स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इन एरोमेटिक कंपाउंड ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब वो कैसे हैं डायमैग्नेटिक, और चूंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसलिए लोअर पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, और जब पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लोअर होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा हाइयर होगा, हाइयर स्टेबिलिटी। यही चीज एंटी एरोमेटिक में बदल जाती है। इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, यानी मॉलिक्यूल कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, और यदि पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम। That's why aromatic compounds are more stable and anti-aromatic compounds are least stable। यहाँ पे हमारा एरोमेटिसिटी चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली बार जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे और इसके सारे कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।